नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस अब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने इसके पहले वीडियो में मुस्लिम कालीन मुग़ल कालीन शिक्षा पढ़ी और मुग़ल कालीन शिक्षा के बाद जो हमारे देश में अधिकार हुआ वह अंग्रेज़ों का हुआ। तो अब हमें पढ़ना है आधुनिक शिक्षा, वो भी स्वतंत्रता की पूर्व, मतलब ब्रिटिश कालीन शिक्षा क्या थी, ब्रिटिश काल में शिक्षा की पद्धतियाँ क्या थी। अगर आपको ब्रिटिश काल की शिक्षा की न्यू जाननी है तो सन 1813 में जो हमारे यहाँ मिलता है, 1813 का आज्ञा पत्र आया, उसके बाद 1833 में वुड का घोषणा पत्र आया, फिर 1854 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई, 1892 में हंटर आयोग आया। इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में बताए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की लिंक दी, आप वहाँ पर जाके पूरी प्ले लिस्ट खोल के देखिएगा मेरे मित्रों, आपको सब मिल जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अपना जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो, भारतीय समाज वाला जो फर्स्ट पोर्शन है, इसका लगभग 50% पोर्शन हमारा वहाँ कंप्लीट होता है। जो मेन तथ्य हैं हमने वहाँ पर लॉर्ड मैकाले भी पढ़ लिया, वुड का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया, जो शेष रह गया वो भाग यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि हमने वहाँ आपसे कहा था डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग हमने नहीं पढ़ाया तो आपको पढ़ाया जाएगा, मुदालियर आयोग उसमें नहीं पढ़ाया तो उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये कोठारी आयोग हमने पढ़ा चुके थे, तो आप वहाँ से देख लें। क्योंकि देखो दोबारा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों के पास टाइम एक लिमिट का टाइम है। तो आप सभी लोग मेरे छोटे प्यारे भाई मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप चैनल खोलिए, चैनल में आपको प्ले लिस्ट बाकायदा मैंने बना ली है, एक अरेंजमेंट के हिसाब से आपके लिए वीडियो रखी गई। ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं, उसमें आपके 12 से 13 लेक्चर में पूरा सिलेबस ख़त्म किया गया है। उसका सिलेबस आपको 96% हो गया सर, उसमें 2 वीडियो लगभग 96-97% अपन बोल सकते हैं। मेरी ओर से तो 100% लेके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनमें 1-2 वीडियो और बनाना है। और मांग कर रहे हैं आप लोग कि NCF का भी वीडियो सर बना दीजिए दोबारा, क्योंकि पहला NCF कुछ लॉन्ग था, लेकिन उस पर देखते हैं समय क्या रहते बनाते हैं कि नहीं। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। हमें पढ़ना स्वतंत्रता के पूर्व, इसके आपके हम 2 भाग बनाएंगे। पहले स्वतंत्रता की पूर्व की शिक्षा का अध्ययन करेंगे और स्वतंत्रता की बाद की शिक्षा का। चलो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो उस समय छूट गए थे, या ये कह लें कि और उन सब का निचोड़ हम लेके आए हैं इस वीडियो में, आपको देखते हैं। और प्रारंभ में आधुनिक शिक्षा की नींव ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथ में गई। उन्होंने कई विश्वविद्यालय स्थापित किए, पहला पॉइंट है कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि ईसाइयों ने अपने विद्यालय स्थापित किए और इसके द्वारा उन्होंने देश में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और प्रारंभ में इनका कार्यक्षेत्र मद्रास तक ही सीमित था, इसके बाद इसका विस्तार बंगाल तक हो गया। तो प्रारंभ में इनका कार्यक्षेत्र मद्रास तक सीमित था। उसके बाद धीरे धीरे बंगाल तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बंगाल तक हो गया। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कई विश्वविद्यालयों में जो इन्होंने विद्यालय स्थापित करवाए, कई विश्वविद्यालयों में ईसाई धर्म के साथ साथ इतिहास भूगोल व्याकरण गणित व साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ ऐसे कई विश्वविद्यालय थे जिनमें ईसाई धर्म के साथ साथ हमारे इतिहास है, भूगोल है, व्याकरण है, गणित है, साहित्य है, इन सब की भी शिक्षा दी जाती रही। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहता है। रविवार को विद्यालय बंद रहता था, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेज देखें आप लोग। रविवार को विद्यालय बंद रहता था। ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं। तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा में भी रविवार को विद्यालय बंद रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को विस्तार में बाधा पड़ने की डर से कंपनी ने शिक्षा के विषय में उदासीन रहने लगी। ये तो हमने उस वीडियो में भी आपको बताया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि यदि हमने भारतीयों को शिक्षा दी तो भारतीय शिक्षा जागरूक हो जाएंगे, जागरूक होते ही हमारा जो आधिपत्य है उस आधिपत्य को कम हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से न्यूट्रल गैरपथी, ये चाहते ही नहीं थे कि भारतीय क्या हों। लेकिन जब भारतीय हमारा 1813 का आज्ञा पत्र आया, ईसाइयों के उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की छूट दे दी, तो उसके बाद शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। और लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का
का अग्रदूत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। तो ऐसे भी कई लोग हमारे हुए हैं जो अग्रदूत माने गए मित्रा, तो देखो ना, अग्रदूत माना जाता है। सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार शिक्षक में धन व्यय करना निश्चित था। तो जो हमारा आज्ञा पत्र आया, जो आज्ञा पत्र 1813 के अनुसार शिक्षक में धन व्यय निश्चित था। धन व्यय, जो धन का व्यय करना था उसका निश्चय किया गया। हमें पता है कि जो 1 लाख की राशि निश्चित की गई थी। इसी के बाद हमारे पास पाश्चात्य विवाद भी हुआ। इसमें लोग 3 प्रकार के विवाद थे। हमने सन 1813 दूसरा ही वीडियो आप लोगों को दिया था, बताया था किस प्रकार का विवाद था। हमारे पास पाश्चात्य विवादवादी थे। कुछ लोग थे जो यह कहते थे कि नहीं, अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाना चाहिए। कई लोग भाषावादी भी थे जिन्होंने कहा नहीं भाई, लोक भाषा में शिक्षा दी जाए। कई हमारे जैसे राजा राम मोहन राय थे, वो कहते थे नहीं भाई, अंग्रेजी शिक्षा में भी आप शिक्षा दें, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा हमारी मातृभाषा में रख के। इस प्रकार से 3 गुटों में बट गया था और उन तीनों गुटों में इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी कि यह पैसा किस प्रकार से, यह रुपये पैसा किस प्रकार से खर्च व्यय किया जाए। तो वही है कि यहाँ पर धन व्यय नियत किया गया। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। स्त्रियों की दशा सुधारने हेतु ज्योतिबा फुले ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्रियों की दशा सुधारने, दशा सुधारने हेतु ज्योतिबा फूले ने 1848 स्कूल खोला। तो एक क्वेश्चन बनेंगे आगे, ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अग्रिम कदम किसने उठाया? तो ज्योतिबा फूले ने उठाया। उन्होंने सन 1848 में एक विद्यालय खोला। भाई देखो रेड पेन दिख रहा है। अगला देखते हैं 1853 ईस्वी में, यस बहुत अच्छी, 1853 ईस्वी में शिक्षा की प्रगति हेतु, देखो ये पॉइंट लीनियर पॉइंट है, लीनियर पॉइंट बिल्कुल मित्रों समझो। आपके 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। अगर वहाँ से 4-5 नंबर के भी आते हैं तो आपके हो जाएंगे। बिल्कुल लीनियर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, एक पॉइंट देखिएगा आप। 1853 ईस्वी में शिक्षा की प्रगति हेतु एक समिति बनी। वो 1854 में समिति बनी। इसके बाद 1854 ईस्वी में हम आपसे पूछते हैं किसका घोषणा पत्र आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा, फिर हम बता रहे हैं आपको। 1854 में घोषणा पत्र आया, ठीक है। 1854 में किसका घोषणा पत्र आया था? वुड का घोषणा पत्र आया था। किसका? वुड का, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। आप लोगों से एक प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? इसका आंसर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दें, उसका डिस्क्रिप्शन लिख के दें, और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। आगे देखते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। संस्कृत, फारसी, अरबी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। इस काल में देखो, संस्कृत, अरबी व फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। भाई इसका ज्ञान क्यों दिया गया? आवश्यक समझा गया, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, समझा गया, अंग्रेजी के साथ साथ अंग्रेजी की शिक्षा दें, हम संस्कृत की भी शिक्षा दें। जैसे कोई मुस्लिम है तो उसे अगर संस्कृत नहीं आती, उसे अरबी फारसी का ज्ञान है। जैसे कोई हिंदू है उसे अरबी फारसी का ज्ञान तो हम दें, ताकि हम दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में भी क्या करें, अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये सब है जो उस समय के अंग्रेज थे, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में लगे रहते थे। अगला हम पॉइंट देखते हैं और पुनः एक बार प्रारंभ से हम पॉइंटों को लिखते हैं, अच्छे पॉइंट, और आगे बढ़ते चलते हैं। आप लोगों को यदि लग रहा हो वास्तव में लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू के तहत आया है, ऐसे ही हर वीडियो आता रहेगा आपके सामने और एक साथ वीडियो मिल सकते हैं आपको, कोई डरने की बात नहीं है। प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने हेतु, प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने हेतु 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में, सीधा है, प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधारने हेतु 1882 में हंटर आयोग आया। सीधा आप लोग याद कीजिए, हंटर आयोग आया। और 1902 में हमारा विश्वविद्यालय आयोग भी आया था। विश्वविद्यालय आयोग कौन? ब्रिटिशकालीन वाला आया था, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमारा राधा कृष्णन वाला भी था। तो आप ये नहीं समझ लीजिएगा, ये शिक्षा के पूरे लॉर्ड कर्जन महोदय लाए थे। आगे बात करते हैं 1870 ईस्वी में तिलक द्वारा अनेक सहयोगी द्वारा पुनः 1870 में तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक
तिलक द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा उनके सहयोगियों द्वारा पूना में करम्यूसन कॉलेज 1886 में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद आर्य समाज द्वारा कौन सा आर्य समाज द्वारा लाहौर में कौन सा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। मतलब हम कह सकते हैं जो आर्य समाज द्वारा हुआ लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद हम देखते हैं 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1898 में कहाँ काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किसके द्वारा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज कौन सा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो हम कह सकते हैं जो 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इसके साथ 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने का निर्णय करने का प्रावधान प्रस्तुत किया। इस टॉपिक पर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे क्योंकि आपके सिलेबस में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य किया गया था 1911। पहले यह ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। इसके बाद वर्धा सम्मेलन में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की, लेकिन औपचारिक रूप से आधिकारिक रूप से अपन कहें तो महात्मा गांधी को ही माना जाता है। आगे हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं मित्रों, और हम बात करते हैं BHU और मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में। पटना विश्वविद्यालय हमारा BHU है, जो BHU और मैसूर विश्वविद्यालय हमारा मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में। पटना विश्वविद्यालय हमारा पटना विश्वविद्यालय 1917 में। जो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं 1917 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमारा कब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU 1920 में। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में यह स्थापित किए गए। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य करने का प्रावधान किया। उसके बाद BHU और मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में, लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित किए गए। यह हमारे स्वतंत्रता के पूर्व कार्य थे। और भी हम आगे कार्यों पर जाते हैं और एक ऐसी आपको ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा जितने भी हमारे स्वतंत्रता के पूर्व आयोग आए हैं उन सबको आप एक लाइन में याद कर सकें। चलो लिखते हैं 1927 ईस्वी में हटांग समिति आई। तो हटांग समिति कब आई? 1927 में आई। और इसने अपना अधिवेशन जो प्रतिवेदन है 1929 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ब्रिटिश सरकार के सामने। प्रतिवेदन कब दिया उन्होंने? हटांग समिति ने जो प्रतिवेदन है शिक्षा के बारे में 1929 में ब्रिटिश समाज के ब्रिटिश जो शासन था उसके सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन का तात्पर्य हुआ कौन सा जिस विषय पर रिपोर्ट मांगी गई थी उस पर समग्र अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए। अगला देखते हैं 1937 अक्टूबर 1937 में
अक्टूबर 1937 में, अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ, मतलब हमारा 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ। इसमें गांधी जी ने क्या बात कही? इसमें गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा, शिक्षा का माध्यम क्या रखा? मातृभाषा रखा। इन्होंने हस्तशिल्प कला व स्वावलंबी बनो, इन्होंने कहा स्वावलंबन पर आधारित हो, हस्तशिल्प कला व स्वावलंबन पर आधारित शिक्षा हो, स्वावलंबन पर आधारित हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो बच्चे को आप सिखाएं तो बच्चे को इस प्रकार से सिखाएं ताकि वह खुद से कुछ करके गेन कर सके। इसके बाद अब यहाँ पे 1948 में एक हुसैन समिति आई, जाकिर हुसैन समिति। ये कब आई? हमारी 1938 में आई। इसने क्या था? इसने वर्धा सम्मेलन की बातों को ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया था। तो ब्रिटिश सरकार के सामने वर्धा शिक्षा की योजनाओं को प्रस्तुत करना ही क्या कहलाई? जाकिर हुसैन समिति कहलाई। तो जाकिर हुसैन समिति क्या थी? वर्धा सम्मेलन की जो प्रस्तुत योजनाएं थी उनको ब्रिटिश सरकार के सामने रखना ही जाकिर हुसैन समिति कहलाई। इस प्रकार से हमारी सारी समितियाँ हो गई। अब आपको मैं वो ट्रिक बताऊँगा, बस 2 मिनट रुकिएगा आप। उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट नोट, उसके बाद ट्रिक और उसके बाद अपना ये टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद हमें राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और बकाया हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं नोट इंपॉर्टेंट करके, इन चीज़ों को आप नोट करते चलें। सर्वप्रथम 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स ने फारसी व अरबी अध्ययन हेतु कलकत्ता में एक मदरसा खुलवाया। कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कलकत्ता में एक मदरसा खुलवाया। अगला दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला हो गया नोट के अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1784 में एक कलकत्ता मदरसा मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। क्योंकि हमने आपको मकतब और मदरसे पढ़ाए हैं, आप उसका आंसर दीजिए। मकतब क्या होता है, मदरसा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो यह हमारे विलियम जोन्स ने की। अगला देखते हैं हम 1791 1791 ईस्वी में डंकन फ्लेचर ने, जो भारत के कोच रहे थे, किस समय के कोच थे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखें। डंकन फ्लेचर, क्योंकि कोच रह चुके हैं भारत के। डंकन द्वारा बनारस विश्वविद्यालय, अच्छा प्रश्न है। डंकन सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है इंडियन टीम का डंकन फ्लेचर की कोचिंग में, ये द्वारा बनारस में। लेकिन जिनमें हमारे भाई बहनों को पता है उसका आंसर जरूर देंगे। डंकन फ्लेचर कब कोच थे भारतीय टीम के, और 2011 विश्व कप किस कोच के नेतृत्व में भारत ने जीता? कप्तान तो आपके महेंद्र सिंह धोनी थे। चलो, एक आपके टॉपिक से आपके क्वेश्चन है, लेकिन आ गया तो पूछ लिया। बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखें भाई, इसको विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। हाँ, अब हम ट्रिक के ऊपर चलते हैं और ट्रिक देखते हैं। कितनी सुंदर ट्रिक है, इस ट्रिक को देखते हैं। 1781 में हमारा कलकत्ता, 1700 एशियाटिक सोसाइटी, और 1700 हो गए हमारे तीनों। 1700 एक हमारा 1781 आया, 1784 और 1791। अब हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक
लो, इसे लिख दिया ट्रिक। जब मैं हारा, देखें हम लिखते हैं जब मैं हारा। चलो देखते हैं दूसरा मार्क देखते हैं अच्छा सा। जब मैं, नहीं ऐसे नहीं, इसको देखते हैं। मैं जब हारा, मैं जब हारा, साहस रुका, साहस रुका। लेकिन दोस्तों आपको ना हारना है ना साहस को तोड़ना है। मैं जब हारा, साहस रुका। देखते हैं मैं से मैकाले हो गया, तो मैकाले का मैकाले आयोग, तो हमारा हमें पता है जो मैकाले आयोग आया 1835 में आया। और जब से आपको एक नहीं पता आया, जेम्स थॉमसन आयोग आया था। लेकिन हम बासे देखते हैं, ये जेम्स थॉमसन आयोग है, इसकी चर्चा नहीं करते। बासे हमारा हो गया बुड घोषणा पत्र, बुड घोषणा पत्र। और जो हमारा बुड घोषणा पत्र आया ये 1854 ईस्वी में आया। हा से हमारा देखते हैं, ओनली हायर हन से देखते हैं क्या आया, तो हायर हन से हमारा हार्टिंग समिति आई। हार्टिंग समिति हमने अभी बताया था 1927 में आई थी। 1927 में 1929 में इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और रा से हम देखते हैं रैले आयोग आया। ये जो रा है ना, रा, इससे रैले आयोग आया। कौन सा आयोग आया? रैले आयोग। और रैले आयोग हमारा 1902 में आया। अब सा है जो सा, साहस का कैपिटल सा, कैपिटल सा देखते हैं कौन सा सा, कैपिटल, कैपिटल बड़ा वाला सा, बड़े का साहस। इससे हमारा आया सैंडलर आयोग। कौन सा आया? सैंडलर आयोग। और यह हमारा सैंडलर आयोग कब आया? ये हम देखते हैं 1917 से 1919 में। अब हायरन है इसमें, हायरन, हा से क्या बना? हा से बन गया हंटर आयोग। हा से बन गया हंटर आयोग। और हंटर आयोग हमारा कब आया? 1882-83 में आया। फिर सा से, इस सा से देखो, इस सा से क्या बना भाई? सार्जेंट प्लान बना। क्या बना? सार्जेंट प्लान बना। तो सार्जेंट प्लान हमारा कब आया? तो ये भी देख लेते हैं 1944। फिर रुका तो रुको से राधा कृष्णन आयोग, जो इसके बाद आपको पढ़ाना है, ये स्वतंत्रता के बाद वाला आ जाता है यहाँ। राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग। और राधा कृष्णन आयोग अपना आया 1948 और 1943। और रुका का से कोठारी आयोग हो गया। कोठारी आयोग ये किसकी अध्यक्षता में आया? इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। 1964 से 66। तो लगभग हमने सारे आयोग करा दिए। और जो हमारा राधा कृष्णन आयोग आया है, जो यहाँ पर पूछा गया है, इस आयोग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि हमारा राधा कृष्णन आयोग क्या था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग की चर्चा करेंगे। इसको एक बार और समझ लेते हैं। मैं जब हारा, साहस रुका। मैं से हो गया मैकाले आयोग, 1835 में आया। बा से एक यहाँ था, वो आपको जा से नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। बुड घोषणा पत्र आया। हा से हटाक समिति 1927 में आई, इसने प्रतिवेदन 1929 में किया। रा से रेले आयोग आया 1902 में आया। सा से सैंडलर आयोग आया 1917 से 19 में। हा से हमारा हंटर आयोग 1882 से 83 के मध्य आया। सा से सार्जेंट प्लान 1944 में आया। रुका से राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 के अंतर्गत आया। यहाँ में 43 लग गया। 1948-49 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आने वाला आयोग यही था। और राका से कोठारी आयोग आया। तो इस प्रकार से हमारे आयोगों के मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।